ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे विकासशील द्वीपीय देशों को है जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा। इसरो इन देशों के लिए स्पेशल डेटा विंडो का करेगी निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, 4.5 वर्षों में नियुक्तियों में रखी गई पारदर्शिता। अयोध्या में कल बुधवार को आयोजित होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में। राम की प्याली, सरयू घाट, रामकथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को किया गया सुसज्जित। कानपुर में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में देखी जा रही है बढ़त। प्रदेश सरकार ने रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में चल रहे वर्ल्ड लीडर समिट COP26 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्लासगो में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेटस आईरिस पहल की शुरुआत हुई। इस अवसर पर द्वीपीय देशों के बुनियादी ढांचा निर्माण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईरिस के लॉन्च को बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से छोटे द्वीपीय देशों में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश। सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा छोटे विकासशील द्वीपीय देशों को है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं UN सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो छोटे विकासशील द्वीपीय देशों के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इससे इन देशों को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में समय से जानकारी मिलती रहेगी। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग
आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो के लक्ष्य की घोषणा की है। ग्लासगो में COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पंचामृत प्लान के दौरान 2030 तक देश में 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी देशों ने अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुरूप करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मंत्र दिया। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में अहम वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आवास विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए चयनित 46 अभियंताओं में से 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र आज दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। विगत 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। अब तक प्रदेश में लगभग 4.5 लाख युवाओं को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। दीपावली उत्सव श्रृंखला के तहत कल बुधवार को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में देश भर के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम की लीलाओं पर आधारित झांकियां भी शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अन्य नेतागण भगवान राम के अयोध्या वापसी पर उनका प्रतीकात्मक राज तिलक करेंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू के घाट पर दीपदान का भव्य कार्यक्रम और रामलीलाओं का लेजर शो के माध्यम से मंचन भी होगा। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंची। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों तथा एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पाद, ब्लैक पॉटरी और जैविक उत्पादित नर्सरी, सब्जियों और प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि के चेक भी वितरित किए। राज्यपाल ने आजमगढ़ के इटौरा स्थित कारागार में बंदियों से मुलाकात की और उन्हें उपहार प्रदान किए। उन्होंने कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण कर छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदेश के गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पाशी और उनकी पत्नी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश को वैभवशाली बनाना और विकास के पथ पर उच्च स्तर पर ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर है तब तक इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए मरता है, वंदे मातरम के लिए जय के मरता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, केवल राष्ट्र परम वैभवशाली बने, शक्तिशाली बने और उच्च स्थान पर मां बैठ के पूरी दुनिया को दिशा दे और नीचे बैठे हुए दलित शोषित वंचित का कल्याण हो। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है, यही आदरणीय योगी जी का काम है। तभी गुंडागर्दी समाप्त है। आज लोग पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, और जहां गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में, दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लोगों के लिए काफी लाभदायक बताया, जिससे प्रभावित होकर विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दलों द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए
किया जा रहा गठबंधन आम जन को हमारी सरकार द्वारा मिल रही जन सुविधाओं को खत्म करने के लिए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर्व पर लोग स्थानीय उत्पादों की ही खरीदारी करें। बीजेपी बहुत ज़्यादा इस गठबंधन पर इसलिए ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उस गठबंधन का जो बेसिक वोट है, जिनको बिजली मिल रही है, शौचालय मिले हैं, आवास मिल रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रही है, लड़कियों की शादी सरकार, योगी जी की सरकार अपने पास से कर रही है। तो ये सारी सुविधा, उससे उनका जो बेस वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत बेस वाली पार्टियां हमारे प्रदेश में रही हैं। उनका 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन रहा। उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 64 सीटें जीत करके 80 में आए एमपी की। इसलिए जब वो गठबंधन फेल हो गया तो वे छोटे छोटे दलों का गठबंधन जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, जनता खुद पसंद नहीं कर रही है और वो जान रहे हैं कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये लोग गठबंधन करने का काम कर रहे हैं और जो भाजपा का गठबंधन है, अलायंस है, वही फिर से चुनाव में जीत करके आएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के 217 शहरों में शुरू किया गया था 28 तारीख से। और जो दीपावली का त्यौहार है, ये दीप उत्सव का उजाले का त्यौहार है और इसमें हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माटी के दिए जलाना चाहिए और उससे जो है माटी के दिए से जलाने में प्रदूषण कम होता है और दूसरा जो है कि प्रजापति कुम्हार समाज को इससे रोजगार भी मिलता है जो माटी का काम करते हैं। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़कर अब 10 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के नेतृत्व में गठित की गई है, जो संभावित व्यक्तियों की जांच का कार्य कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जीका वायरस का कुछ प्रकोप कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मेरे द्वारा आज यहाँ काशीराम हॉस्पिटल में जिलाधिकारी, सीएमओ, नगर आयुक्त के साथ एक संयुक्त बैठक करी गई, जिसमें इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए जो कुछ करना है हम उसको तेजी के साथ करें। चाहे वो एंटी लार्वा की टीम है, वो अपनी जगह पर स्थान करेगी, हमारी आशा बहन और एएनएम्स अपने स्थान के ऊपर काम करेंगी। घरों में जाकर अगर कोई हमारी बहनें, बेटियां जो फैमिली वे में हैं उनकी चिंता करेंगी, साफ सफाई की चिंता करेंगी, फॉगिंग का काम होगा, हर घर का मॉनिटरिंग करके और एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक शिक्षण का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। जनपद कानपुर नगर में जीका वायरस के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप में 4 प्रकार के टीम्स गठित किए गए। सबसे पहले घर घर जाकर के सोर्स रिडक्शन और घर के अंदर पानी न एकत्रित हो, किसी प्रकार की ब्रीडिंग साइट्स ना हो, ये सुनिश्चित किए जाने के लिए मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में कुल 50 टीमें गठित की गई है, जो मलेरिया इंस्पेक्टर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ एलटीज की टीम गठित किए हैं जो सैंपल कलेक्शन के काम कर रहे हैं। आशा वर्कर्स के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करके लाइन लिस्टिंग किया जा रहा है और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का पहचान किया जा रहा है। देखिए, जो जीका वायरस आया था 23 तारीख को, उसके बाद में अब तक चूँकि 10 केस अब तक हो चुके हैं। क्योंकि हम लगातार उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी संदिग्ध हैं, मतलब संदिग्ध से मतलब अगर कोई बुखार का रोगी है या गर्भवती माता हैं या और उनके जो कॉन्टैक्ट वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, सबके उनके सैंपलिंग भी लगातार हम करा रहे हैं और सैंपलिंग लगातार भेज रहे हैं। अब तक हम 1200 से ज़्यादा सैंपल जो जांच के लिए भेज चुके हैं। बलिया में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे कि उनका शोषण न हो।
संविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं जिसके माध्यम से वे अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। अगर एनालिसिस करेगा डेटा का कि जमीन कितनी औरतों के नाम पे और कितनी पुरुषों के नाम पे है, इसमें भी बहुत अलीगढ़ में 1 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत गंगा संरक्षण समिति द्वारा 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। संकरा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में जनप्रतिनिधियों समेत आमजन के बड़े श्रद्धाभाव के साथ प्रतिभाग किया जाएगा। साथ ही 11,000 दीपों से गंगा घाट रोशनी से जगमगा उठा। सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया जा रहा है और इन आयोजनों से देश की युवा पीढ़ी को संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। गंगा उत्सव नमामि गंगे परियोजना के तहत मनाया जाना है, तो उसी क्रम में जनपद अलीगढ़ में भी वन विभाग, पंचायती राज विभाग और बाकी विभागों के समन्वय से हम लोग अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें जो गंगा किनारे गांव हैं उसमें विशेषकर साफ सफाई अभियान, इसके अलावा घाटों का सुंदरीकरण, गंगा आरती, उस क्विज कंपटीशन वगैरह, काफ़ी गंगा घाट पर हम लोग मैराथन दौड़, मशाल जुलूस आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन 3 दिनों में आपको देखने को मिली। इसका उद्देश्य यही है कि गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर के आमजन में जागरूकता फैलाना, जैसा कि हमने भी यहाँ पर गंगा शपथ भी ली है, और उसका उद्देश्य यही है कि गंगा जो है, जो अविरल इसकी धारा है, वो अविरल रहे और स्वच्छ रहे। बरेली में आज केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट परिसर में कुक्कुट मेला और कुक्कुट पालक शैक्षिक उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया कि कृषकों के उत्थान में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि 42 सालों में संस्थान द्वारा 35 नई प्रजातियां और 31 नए फील्ड रिसोर्स डेवलप किए गए हैं। ऐसे संस्थान जो जैसे आज हम कैरी में बैठे हैं, जो आज अपना फाउंडेशन डे मना रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत तरह की ब्रीड्स, नई नई टेक्नोलॉजी किसानों को एक्सटेंशन के द्वारा इन लोगों ने दी है और किसानों की आय बढ़ रही है। वो मल्टी फैसेट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें पोल्ट्री है, कहीं कहीं डेयरी है, कहीं कहीं फिशरी है, कहीं कहीं हॉर्टिकल्चर है, कहीं कहीं फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्शन है, और कुछ लोग छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग भी करने लगे। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि बहुत कम समय में ही कोरोना के समय निकलने के बाद हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और किसानों को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। पिछले 42 सालों में संस्थान ने मुर्गियों की कम से 35 वैरायटीज़ डेवलप की हैं, 31 अल्टरनेटिव फीड रिसोर्सेज डेवलप किए हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग देकर हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को भी खड़ा किया है। तो मुर्गी पालन में विशेष रूप से हमारा संस्थान काफ़ी काम कर रहा है। इसके बढ़ावा, प्रचार प्रसार में बहुत बढ़ावा दे रहा है। हम लोग विविधीकृत पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं, जिसमें टर्की, कोयल, बटेर, इन सब का काम हो रहा है। इसका एकमात्र संस्थान है जिसका काम है बैकयार्ड पोल्ट्री में काम करना। बैकयार्ड फार्मिंग में पूरा संस्थान का पूरा सहयोग है और अगल बगल के जो किसान हैं काफ़ी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लगातार उनके समूह में सानिध्य में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भारत सरकार ने अब अलग कर दिया है एग्रीकल्चर से, इसका बहुत बड़ा लाभ सीधे हमारे फार्मर्स को सीधे मिल रहा है। जहाँ तक हम इस CRI की बात करें, इसका 43वां स्थापना दिवस है। CRI इसने हमारे देश में सभी नई वैरायटी डेवलप करके आज आप देखिए इतना बढ़िया फार्मिंग, लोग किसान आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी बैकयार्ड पोल्ट्री का भी काम करते हैं, वो भी अपनी अच्छी अर्निंग करते हैं और विशेष रूप से इसमें महिलाएं और बच्चे जुड़े हुए हैं। प्रयागराज जिले में आज रबी उत्पादकता गोष्ठी व किसान मेले का आयोजन किया गया। ये आयोजन रबी फसल को बढ़ाने के लिए किया गया। मेले में किसानों को बीज में अनुदान, कृषि यंत्रों और किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग फसलों की बुआई की तकनीक और उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मेले के आयोजक उप निदेशक कृषि विनोद कुमार शर्मा ने किसानों को पराली न जलाने के लाभ भी बताए।
किसान मेला और खरीफ गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न तरह की आधुनिक तकनीक की जानकारी मिली और कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिली, जो बहुत किसानों के लिए लाभप्रद है। इस गोष्ठी में जो किसानों के बारे में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो किसानों तक कैसे पहुँचे, इसके संबंध में कृषि अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के उपस्थित यहाँ कर्मचारियों को किसानों तक इसका लाभ कैसे मिले। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जैविक खेती के बारे में जिस तरह इन्होंने संचालन किया और बताया, वो जैविक खेती और पराली के संबंध में ये विशिष्ट रूप से जो दवा दे रहे हैं ये भी किसानों के हित में है और पराली जलाने के संबंध में जो बात बताई वो किसान के हित में भी है और जनहित में भी। फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रों के बारे में बताया जा रहा है, तो यही सब जानकारी किसानों को दिया जा रहा है। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटे विकासशील द्वीपीय देशों को है जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा। इसरो ने इन देशों के लिए स्पेशल डेटा विंडो का करेगी निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्त पत्र किए वितरित। कहा, 4.5 वर्षों में नियुक्तियों में रखी गई पारदर्शिता। अयोध्या में कल बुधवार को आयोजित होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में। राम की पैड़ी, सरयू घाट और राम कथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को किया गया सुसज्जित। और कानपुर में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में देखी जा रही है बढ़त। प्रदेश सरकार ने रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।